नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट। आईपीसी 304 बी डॉली डेथ या हम इसको कहें दहेज हत्या। ये शब्द तो सिर्फ 3 है, पर इसका जो अंजाम है वो बहुत भयानक है। साथियों, बार बार मैं दहेज हत्या के ऊपर वीडियो बनाता हूं और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, एक सरल भाषा में, एक सिंपल भाषा में। और जो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो जजमेंट होती हैं या जो उनके लेटेस्ट जजमेंट होती हैं, उनको एक सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है साथियों, कि जब एक महिला की एक नेचुरल डेथ होती है, एक सामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, शादी के 7 साल से पहले, बस यही एक गुनाह हो गया। और शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी शादीशुदा महिला की मृत्यु हो जाए तो क्या ये आपके हाथ में या मेरे हाथ में है? किसके हाथ में है? ये सिर्फ खुदा के हाथ में, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हमारा कानून हमारा बिल्कुल सही है। आईपीसी 304 बी दहेज हत्या के ऊपर जो ये धारा बनी है, ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। ये उनके लिए है जो सही मायने में दहेज हत्या करते हैं या डॉरी डेथ में शामिल होते हैं। बट इसमें दहेज हत्या और दहेज की डिमांड, इसके बीच में एक चेन होनी चाहिए और बहुत निकटतम संबंध होना चाहिए, इमीडिएट। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह चुकी हैं अपने कई सारे जजमेंट में। लेकिन दुर्भाग्य कि जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो किसी के भी बहकाए में आके 304 बी का मुकदमा आपके खिलाफ गढ़ देते हैं, मर देते हैं। और सिर्फ उस लड़के के साथ ही नहीं, उसके माता पिता, बहन, भाई, जीजा, जितने लपेटे जा सके उनको सबको लपेट देते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एक एफआईआर लॉन्च हो जाती है और एफआईआर लॉन्च करते समय जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, अगर वो थोड़े से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लें या इन्वेस्टिगेशन कर लें या जो आपके दिए हुए सबूत हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो इस देश के 90%, दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, इस देश के 90% जो दहेज हत्या के केस हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये देखा गया है, सबूत है इन चीजों के। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठे दहेज हत्याओं के मामलों की एक बाढ़ सी आ गई है। और जब झूठे दहेज हत्या के मामले बन जाते हैं तो उसके बाद में दलाल आ जाते हैं बीच में। और दलाल के माता पिता ही आ जाते हैं और आपसे तरह तरह की बार्गेनिंग करते हैं। आप 5 लाख दे दीजिए, केस खत्म कर देंगे। कुछ दलाल आ जाते हैं, 10 लाख दे दीजिए, केस खत्म करवा देंगे। या किसी भी मायने में आप समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं साथियों
कि एक बार अगर आपकी एफआईआर बन गई तो वो एफआईआर पे कुछ भी करेक्शंस या काटा पीटी नहीं की जा सकती। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ना किसी का नाम निकाला जा सकता है और ना किसी का नाम जोड़ा जा सकता है। नाम निकालना, नाम जोड़ना, ये सिर्फ कोर्ट के दायरे में आता है और कोर्ट ही इस पर संज्ञान ले सकती है। हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि इस टाइप के जो दहेज हत्या के मामले होते हैं, इनसे हमें डरना नहीं चाहिए और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अपने सबूतों पे काम करना चाहिए, चाहे वो आपके मटेरियल एविडेंस हो, चाहे वो आपके ओरल एविडेंस हो, चाहे वो आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, विटनेसेस हो, हमें इस पर काम करना चाहिए। बट जैसे ही ये मुकदमा दर्ज होता है, और ये हकीकत भी है कि जब इस टाइप के मुकदमे दर्ज होते हैं और बेबुनियाद मुकदमे, झूठे मुकदमे, तो उस लड़के के परिवार की हालत आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस करे हैं जिनकी मैंने एंटीसिपेटरी बेल कराई है, इंट्रीम बेल कराई है, एफआईआर रद्द कराई है और जो ट्रायल है उस पर रोक लगवाई है। क्योंकि जो परिवार होता है वो कितना लाचार है, बेबस है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ऐसे लोगों के टच में भी आता हूं, लोग मेरे को कॉल करते हैं और उनके पास में, यकीन मानिए, मेरी फी देने तक का पैसा नहीं होता और उस पे वो इतने परेशान हो जाते हैं कि ना वकीलों फी दे सकते हैं, तो वो अपना बचाव कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको दावे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये एक अत्याचार की श्रेणी में आता है अगर आपको बेबुनियाद फंसाया जाता है, कारण कुछ भी हो। इससे हमें लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और जब इस टाइप के केसेस आपके खिलाफ दायर होते हैं तो आप सबूत ले लेके कभी एसपी के पास, कभी डीएसपी के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी यहां की अप्रोच, कभी वहां की अप्रोच लगाते हैं, इसका रिजल्ट 0 होता है साथियों। क्योंकि जब पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा लड़ रही है या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपको सजा दिलाना। तो आपको इस सजा से बचना है। आपके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो मैंने कहा ना कि 2 लोग सच्चाई के बारे में जानते हैं, एक वो जो अपराध करता है और एक वो जिसके ऊपर अपराध होता है। हम लोग सिर्फ क्या उसको कानूनी जामा पहनाते हैं, कोर्ट उसको संज्ञान लेती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। बट जब आपको पता है कि इसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको पता है कि ये दहेज हत्या नहीं है, ये एक नेचुरल डेथ है, तो हमें डरने की और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमें कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, दलाली में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें कोर्ट को अपनी बात का रखना चाहिए, अपनी बात को बताना चाहिए एक अच्छे वकील के माध्यम से। यह ध्यान रखिए साथियों, हर वकील दहेज हत्या के केस नहीं लड़ सकता, हर वकील आपको जमानत नहीं दिला सकता साथियों। और आप जमानत के लिए भागते हैं, डरते हैं, अरे भाई ठीक है आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, अब तो एफआईआर हो गई, कुछ नहीं हो सकता। आपको सिर्फ कोर्ट पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपने वकीलों पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपने सबूतों पे विश्वास करें, अपने विटनेसेस पे विश्वास करें। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज बता रहा हूं, अब ये वक्त आ गया है हिंदुस्तान में
कि अगर आपके बेटे ने शादी करी है तो आप अपनी बहू पर उसकी एक्टिविटी पे जरूर ध्यान रखें। कल क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कि ये बहू कल सुसाइड करने वाली है। आप उसकी एक्टिविटी पे ध्यान रहें, वो कितना मोबाइल यूज कर रही है, कितना व्हाट्सएप यूज कर रही है, कब सोती है, ये थोड़ी जो एक्टिविटी है इस पर ध्यान रखिए। क्योंकि घर में छोटी मोटी डोमेस्टिक वायलेंस चलती है, लड़ाई झगड़े चलते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बट सुसाइड कर लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर सुसाइड नोट नहीं छोड़ा तो हमें केस को कैसे करना है, सुसाइड नोट छोड़ा उसमें क्या लिखा है, पुलिस किस चीज को दिमाग में रख के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही, इस पे आपको ध्यान रखना है। आपके वकील जो काम कर रहे हैं वो किस दायरे में काम कर रहे हैं, इस पे आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये हम कर चुके हैं कि अगर आपके केस में जरा से भी मेरिट्स हैं और अगर जरा से भी हमें लगता है कि ये झूठा केस है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी जमानत भी होंगी, आपकी बेल भी होंगी, आपकी एंटिसिपेटरी बेल भी होंगी, आपकी इंटरिम बेल भी होंगी, आपकी एफआईआर भी रद्द होगी और आप बाइज्जत बरी होंगे। बट आप कई बार हम सोचते हैं जी बेल हो गई, अरे बेल हो गई है बट एफआईआर है, कोर्ट में केस चल रहा है, तलवार लटकी हुई है अभी भी आपके ऊपर, बेल ही तो हुई आपको। बट जो आप मुकदमा लड़ेंगे 6 साल 7 साल 3 साल 2 साल जो भी है, वो टाइम कितना बर्बाद है, और तलवार आप पर लटकी हुई, आपको सजा हो सकती है। आपको यह काम करना है कि इस केस को कैसे खत्म किया जाए, ये एफआईआर को कैसे रद्द किया जाए, ये झूठी एफआईआर है, ये झूठी एफआईआर है, ये झूठी एफआईआर है, झूठी एफआईआर को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हाई कोर्ट बैठी है। हाई कोर्ट के जजेस बहुत समझदार होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। आपको सिर्फ अपनी बात को उनके सामने रखना है और उसके लिए आपको चाहिए काबिल एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट, लर्निड एडवोकेट, जो आपके केस को अच्छी तरह समझ सके, जो आपके केस को अच्छी तरह जजेस के सामने रख सके, जो आपके केस की बारीकी को अच्छी तरह समझ सके, जो आपके सबूतों को समझ सके, जो आपके विटनेसेस को बात करे उनको समझे। अब कई बार क्या होता है कि जैसी अरेस्ट होती है हम इमीडिएटली बेल लगाते हैं, 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में। साथियों, बेल लगाना एक 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 बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं या जिनका मैंने कराया है, बहुत सफलतापूर्वक करवाया है, बेल कराई है। बेल कब लगानी है कब नहीं लगानी, इसका भी एक वक्त होता है। आप देखते हैं कई बार सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिजेक्ट होती हैं, फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से रिजेक्ट हो जाती है। और साथियों याद रखिए, जितनी ज्यादा आपकी बेल रिजेक्ट होंगी उतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। बहुत कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है। 161 के बयान क्या हैं, 164 के क्या बयान हैं, और आपके पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, आपकी विसरा रिपोर्ट क्या कह रही है, आपके विटनेसेस क्या कह रहे हैं, किस टाइप के सबूत है पुलिस वालों के पास में, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किन सबूतों पर वो काम कर रही है। आपने आरुषि तलवार मर्डर केस अच्छी तरह सुना होगा, आपने राजीव गांधी हत्याकांड अच्छी तरह सुना होगा। बहुत सारे ऐसे मर्डर केस हैं, बहुत सारे ऐसे दहेज हत्या केस है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन 3-4 महीनों में बहुत सारे मर्डर के एक्यूज, जिन पे मर्डर के एक्यूज लगे, जो अपराधी थे, उनको बरी करा है, 22 बरी करा, क्योंकि वो गलत सजा काट रहे थे। साथियों, तो ये गलत सजा आपका बेटा भी तो हो सकता है, आपका भाई भी तो हो सकता है। और अगर इस दुनिया में सब चीज पैसे से खरीदी जा सकती थी तो फिर कोर्ट क्या करेंगे? पैसा खिलाना अपने केस को दबाने के लिए,
अपने को बचाने के लिए इधर उधर पैसा फेंकना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये गलत है, ये गैर कानूनी है। अरे किसी पे विश्वास करो या मत करो, बट अपने ईश्वर पे तो विश्वास करो। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं साथियों कि काला अध्याय आता है और चला जाता है। और याद रखिए साथियों, हमारे कानून में ये प्रोविजंस हैं कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना कार्य ढंग से नहीं कर रही है, या आपके खिलाफ झूठे सबूत हैं, आपके खिलाफ झूठे विटनेस लगाए जा रहे हैं, या और दुनिया भर की चीज झूठी करी जा रही हैं, ये एक कानूनी जुर्म है साथियों। 7 से 10 साल तक की सजा है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। प्लीज, हमारे बहुत सारे एडवोकेट हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद हूं, और मैं खुद भी कई जगह कई कोर्ट में अपीयरेंस करता हूं, क्रॉस करता हूं, आर्गुमेंट करते हैं हम लोग। तो आप हमारे वकीलों की मदद ले सकते हैं, हमारे वकील आपके लिए केस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, एंटीसिपेटरी में काम कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्यों नहीं करूं? आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे के बाद जब मर्जी आप मुझसे कॉल कीजिए, बात करूंगा। बट बार बार मैं कह रहा हूं साथियों, एक बार अगर आपका केस खराब हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा है कि बहुत सारे एडवोकेट होते हैं जो दहेज हत्या के केस नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं होती, चार्जशीट पढ़ने तक की नॉलेज नहीं होती। बहुत सारे ऐसे हमारे ब्रदर भाई हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, एक अच्छे एडवोकेट को हायर कीजिए जिसको आपकी चार्जशीट को अच्छी तरह पढ़ना आता हो, आपकी बातों को सुने, क्योंकि जो भी कुछ निकल के आएगा वो आपके में से ही निकल के आएगा। आपकी चार्जशीट से आएगा, आपके एफआईआर से आएगा, आपके विटनेस से आएगा, आपके एविडेंस से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। कोर्ट अंधी होती है, कुछ नहीं दिखता उनको, सिर्फ पेपर नजर आना चाहिए, पेपर्स। एविडेंस क्या है उसके ऊपर बात होती है। और ऐसे परिवार को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जो आपके खिलाफ ये इस टाइप के बेबुनियाद मुकदमे गढ़ते हैं, मरते हैं। उनके खिलाफ भी हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अपने आप को ही बचाइए और साथ साथ सबक भी सिखाइए ऐसे लोगों को। जय हिंद, जय भारत। बस अपना ध्यान रखिए।